वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज हो रहा है। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत, चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा और हसास इदारों के सरबराहान की मौजूदगी में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी के ऑपरेशन के नताइज पर भी गौर। एपेक्स कमेटी इजलास में पाक अफगान सरहदी अमूर और खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन पर भी बहस होनी है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल लीं। पाकिस्तान के एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया। पाकिस्तान 2 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा दौर। इरफान सिद्दीकी ने इजलास का एलामिया जारी कर दिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी शामिल है। पीटीआई ने मजीद वक्त मांगा है। पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि मुज़ाकरात का अगला दौर अगले हफ्ते होगा। मेरा किरदार एक सहूलतकार का है। हमें तमाम कौमी मसाइल पर आगे बढ़ना होगा। वतन अजीज की फलाह बहबूद हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात को मस्बत अंदाज में चलाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने भी दिल खोल कर बातें की। उन्होंने बहुत सी मस्बत तजावीज़ पेश की हैं। पहले इजलास में जो तजावीज़ पेश की गई थी उन पर अमल किया गया है। अली अमीन गंडापुर के इजलास के बाद मीडिया टॉक। कहा, हमने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। मुज़ाकरात बानी पीटीआई के कहने पर ही शुरू हुए हैं। जो भी होगा बानी पीटीआई ही तय करेंगे। हुकूमती रवैये से लगता है कि वो मसाइल का हल चाहते हैं। जो भी चीजें होंगी खुल के सामने आ जाएंगी। तमाम मामलात को बैठकर ही हल किया जा सकता है। 9 मई के मुल्ज़मान की रिहाई खुशाइंद है। कुर्रम में हमने दोनों फ़रीक़ैन को बिठाकर मुआहदा करवाया। झूठ बोलना पीटीआई का वतीरा है। 9 मई में रिहाई पाने वालों का आज भी वही अंदाज है। अगर ऐसा ही रहा तो 9 मई बार बार होगा। बानी पीटीआई कभी किसी गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हुए। माफी उसे मिलती है जो माफी मांगता हो। बानी साहब जेल में देसी मुर्गे और ड्राई फ्रूट खाते हैं। अब ना जाने कौन सी सहूलत चाहिए। मरियम नवाज इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। उनकी किताब में सिर्फ मेरिट का लफ्ज है। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्ज़मान की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुल्ज़मान की 5-5 हजार रुपए के मचलकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने 150 मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। थाना बदीगाला के मुकदमे में 18, थाना शहजाद टाउन 9, थाना I-9 30 और थाना सेक्रेटेरिएट के 10 मुल्ज़मान को जमानत मिल गई। थाना सेक्रेटेरिएट के 120 मुल्ज़मान और थाना आपारा के 25 मुल्ज़मान की जमानतें खारिज। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स 1,17,000 और 1,16,000 की 2 नफसियाती हदें गंवा बैठा। 1,164 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 1,15,955 की सतह तक गिर गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,17,119 की सतह पर बंद हुआ था। बालाई इलाकों में साले 9 की पहली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। दीरबाला के पहाड़ों में रुई के गाले पड़ने लग गए। लवारी टनल, कुमरा, डोगदर्रा समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। डिप्टी कमिश्नर दीरबाला के मुताबिक लवारी टनल में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। ट्रैफिक बहाल रखने के लिए भारी मशीनरी तैनात। कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में भी बर्फबारी। गिलगित में पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे गिर गया।
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن بی آر ٹی پروجیکٹ کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ شرجیل انعام میمن کا ریڈ لائن بی آر ٹی میں حائل رکاوٹوں کے جلد از جلد خاتمے اور کام میں تیزی لانے کا حکم۔ اجلاس میں لاٹ 1 اور لاٹ 2 میں جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ ٹرانس کراچی کے سی ای او نے بریفنگ دی۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ کام دن رات کیا جائے، ہمیں کراچی کی ٹرانسپورٹ میں انقلاب لانا ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق حملوں میں مزید 63 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا خان یونس میں غزہ کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شدید سردی اور سہولتوں کے فقدان کے باعث ایک اور نومولود زندگی کی بازی ہار گیا۔ جاں بحق بچوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیراعظم نے حماس سے مذاکرات کے لیے وفد کو اختیار دے دیا۔ مذاکراتی ٹیم میں فوجی اور خفیہ ایجنسیوں کے حکام شامل۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور اگلے ہفتے ہوگا۔ میرا کردار ایک سہولت کار کا ہے، ہمیں تمام قومی مسائل پر آگے بڑھنا ہوگا۔ وطن عزیز کی فلاح و بہبود ہماری ذمہ داری ہے۔ امید ہے دونوں فریقین مذاکرات کو مثبت انداز میں چلائیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین نے بھی دل کھول کر باتیں کی۔ انہوں نے بہت سی مثبت تجاویز پیش کی ہیں۔ پہلے اجلاس میں جو تجاویز پیش کی گئی تھیں ان پر عمل کیا گیا ہے۔ سابق شامی صدر بشار الاسد کو روس میں مبینہ طور پر زہر دے دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بشار الاسد کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جنرل ایس وی آر کے نام سے آن لائن اکاؤنٹ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بشار الاسد اتوار کو ماسکو میں بیمار ہوئے اور طبی امداد طلب کی۔ بشار الاسد نے شدید کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی شکایت کی۔ دمشق پر اپوزیشن فورسز کے قبضے کے بعد سے بشار الاسد روس میں پناہ گزین ہیں۔ اور لندن میں سارا شریف کے قاتل باپ پر بیلماس جیل میں حملہ، قیدی عرفان شریف شدید زخمی۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ جیل میں 2 قیدیوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے تیز دھار کین کے ڈھکن سے گردن اور چہرے کو شدید زخمی کیا۔ گارڈز نے موقع پر پہنچ کر عرفان شریف کو قیدیوں کے مزید تشدد سے بچایا۔ عرفان شریف کو ہاسپٹل میں چہرے اور گردن پر ٹانکے لگائے گئے۔ حالت اب خطرے سے باہر ہے۔